आरुषि, आवाज आ रही है? हेलो सर आ रही है। वेव ऑप्टिक्स में तुमको वेव फ्रंट वगैरह कराया था स्कूल में? वेव फ्रंट क्या होता है? क्या ऐसा कराया था बट लाइक इतने डिटेल में नहीं होगी नॉर्मली बताया। हाँ, नहीं बहुत ज़्यादा कुछ उसमें है भी नहीं। होता क्या है वैसे तुमको पता है? वेव फ्रंट क्या होता है? थोड़ा कुछ क्या क्या पॉइंट्स मालूम है तुमको, थोड़ा सा बताओ। सर लाइक डेफिनेशन तो ये है कि locus of all the particles vibrating in the same phase at that instant and जो वेव होती है उसका अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो वो वेव और वेव फ्रंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। किस किस के बीच में? वेव और वेव फ्रंट 90 डिग्री। वेव और वेव फ्रंट के बीच में एंगल, ठीक है। तो वेव फ्रंट क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। वेव फ्रंट होता है, पहले तो जरा वेव के बारे में हम करें कि वेव क्या चीज होती है। वेव को एमिट कौन करता है? कोई सोर्स होगा जो वेव को एमिट कर रहा होगा, है ना। तो अगर मैंने एक पॉइंट सोर्स लिया यहाँ पर, पॉइंट सोर्स में यहाँ पर एक रख देता हूँ, ये एक पॉइंट सोर्स है और पॉइंट सोर्स से वेव जब निकलेगी तो हर डायरेक्शन में वेव को एमिट करता है। तो वेव का जो प्रोपोगेशन है, वेव का प्रोपोगेशन हर डायरेक्शन में होता है, हर डायरेक्शन में वेव जाती है ना, ये पड़ा हुआ है। अब वेव फ्रंट हम डिफाइन करते हैं कि जब ये वेव ट्रेवल करेगी तो अगर मान लो एक पॉइंट है x1 डिस्टेंस पर, यहाँ एक पॉइंट है आगे x2 डिस्टेंस पर, तो पॉइंट A और पॉइंट B जो कि अलग अलग डिस्टेंस पर है सोर्स से, इनका फेज अलग अलग होता है, ये अलग अलग फेज में वाइब्रेट कर रहे होते हैं। मैकेनिकल वेव में ये पढ़ा था ना इस तरह का 11th क्लास में, अलग अलग फेज में वाइब्रेट कर रहे होते हैं। का मतलब ये होता है कि अगर एक पार्टिकल है x1 डिस्टेंस पर और वो अपनी मेन पोजीशन से कहाँ पर है, y1 डिस्टेंस पर है। कोई पार्टिकल जो कि x2 डिस्टेंस पर है वो अपनी मेन पोजीशन से कहाँ पर है, y2 पर है, मेन पोजीशन से y2 डिस्टेंस पर है। तो ये दोनों पार्टिकल का फेज कैसा है, सेम नहीं है, इनका जो फेज है वो सेम नहीं है। ये जो पार्टिकल है ये अपनी मेन, ये जो लाइन खींचते हैं हम सीधी वाली, ये लाइन ये बताती है कि पार्टिकल की ये मेन पोजीशन है ना। और जो लाइन हमने ऊपर खींची है इसका मतलब है कि जो पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन पे ना होके वो मेन पोजीशन से ऊपर डिस्प्लेस्ड है, और यहाँ का जो पार्टिकल है x2 डिस्टेंस पर वो अपनी मेन पोजीशन पे ना होके मेन पोजीशन से नीचे डिस्प्लेस्ड है। तो ये दोनों पार्टिकल सेम फेज में नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर सोर्स मान लो यहाँ पर रखा हुआ है, हमने यहाँ सोर्स मान लिया, यहाँ सोर्स रखा हुआ है S, ये सोर्स है। तो अगर हमने x2 रेडियस का एक स्फीयर बनाया और उसके सेंटर पे सोर्स को ले लिया, तो अब इस स्फीयर से जितने भी पॉइंट्स बनाएंगे हम, वो सारे पॉइंट कैसे हैं, सेम डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है, ये भी x2 पर है, ये भी x2 पर है, ये भी x2, ये भी x2, ये भी x2। तो सोर्स से ये जो सारे पॉइंट हैं वो हमने सेम डिस्टेंस पर ले लिए। तो ये सारे पॉइंट्स का जो एम्पलीट्यूड होगा और जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो सेम होगी, एम्पलीट्यूड सेम होगा। एम्पलीट्यूड ये ना क्या कि डिस्प्लेसमेंट कहना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट सेम होगा सारे पार्टिकल का अपनी मेन पोजीशन से, जैसे y2 था इस एग्जांपल में, और जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो सारे पार्टिकल की सेम है। तो जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कैसा हो, सेम हो, और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी सेम हो, तो हम कहते हैं कि वो पार्टिकल सेम फेज में है। दो पार्टिकल सेम फेज में तब कहलाते हैं जबकि मेन पोजीशन से उनका
डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में सेम हो, साथ ही साथ उनकी जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी की डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि वो पार्टिकल कैसे हैं, सेम फेज में हैं। तो ये पार्टिकल सारे के सारे जो कि x2 डिस्टेंस पर है सेम फेज में होंगे, लेकिन वो x2 डिस्टेंस मैंने कैसे ली है, सोर्स को लिया सेंटर और वहाँ से x2 रेडियस लेके एक स्फीयर बना दिया। तो यहाँ से t=0 पर जो भी वेव निकली है और मान लो टाइम t पर उसने डिस्टेंस x2 कवर किया, तो सारे पार्टिकल जो कि x2 डिस्टेंस पर है वो सारे सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे होंगे। तो उसको कहते हैं कि ये पार्टिकल सेम फेज में है। अब सेम फेज में जो भी पार्टिकल हैं उन सारे पार्टिकल को अगर हम ज्वाइन कर दें तो जो शेप बन गया वो क्या बन गया, स्फेरिकल शेप बन गया, है ना। एक ऐसा स्फीयर का सरफेस बन गया जिस पर सारे पार्टिकल सेम फेज में है, राइट। सारे पार्टिकल सेम फेज में है यहाँ पर, और शेप कैसा बना, इसका स्फेरिकल बना। तो ये जो स्फीयर का जो सरफेस है इसको हम कह देते हैं कि ये क्या है, वेव फ्रंट है। तो वेव फ्रंट उन सारे पार्टिकल्स का लोकस होता है जो कि सेम फेज में है। इसी तरह से मान लो मैंने कुछ टाइम के बाद x3 डिस्टेंस पर कंसिडर की और एक स्फीयर बना दिया जिसकी रेडियस x3 है। तो इस x3 रेडियस के स्फीयर के सरफेस पर जितने भी पार्टिकल होंगे वो सारे पार्टिकल सेम फेज में होंगे, सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे होंगे, सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे होंगे। ये हम पढ़ते थे मैकेनिकल वेव के लिए। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर लाइट वेव। तो लाइट वेव में पार्टिकल तो ऑसिलेट नहीं करते हैं, लाइट वेव में क्या चीज ऑसिलेट करती है, लाइट वेव में एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जिसको हम लिखते हैं E=E0 sin kx माइनस ओमेगा टी, और एक मैग्नेटिक फील्ड होता है वेक्टर होता है B=B0 sin kx माइनस ओमेगा टी। अच्छा, ये जो दोनों वेक्टर होते हैं, इन दोनों वेक्टर का जो वाइब्रेशन होता है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। ये हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ेंगे आगे। तो लाइट वेव ट्रेवल करती है तो क्या चीज ऑसिलेट कर रही होती है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेट कर रहे होते हैं, जबकि मैकेनिकल वेव होती थी तो उसमें मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करते थे। लेकिन जो बेसिक डेफिनेशन है, एम्पलीट्यूड है, वेलोसिटी है, ये सारी की सारी चीज़ें हम सेम वे में डिफाइन करते हैं, चाहे वो लाइट वेव हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो या मैकेनिकल वेव हो। तो एक पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स से सेम डिस्टेंस पर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे पार्टिकल सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे होते हैं। सारे पार्टिकल जो सेम फेज में है उन सभी पार्टिकल को अगर हम ज्वाइन कर दें तो उससे जो कहना चाहिए सरफेस बनेगा उसको हम क्या कह देते हैं, वेव फ्रंट कह देते हैं। तो वेव फ्रंट को हम डिफाइन कैसे करेंगे, अब अगर आपको डेफिनेशन लिखने आई तो उसकी डेफिनेशन ये होगी, ए वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट्स विच आर इन सेम फेज। तो सारे पार्टिकल जो कि सेम फेज में है उनका लोकस क्या होता है, वेव फ्रंट होता है, राइट। डेफिनेशन क्लियर है, ठीक है। वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट्स विच आर इन सेम फेज। बोलो भाई, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अलीशा? अब इसका एग्जाम्पल है, इफ वी ड्रॉप ए स्मॉल स्टोन इन स्टिल वाटर, circular ripples spread out from the point where stone hit the water surface। अगर पानी है कहीं पर, नदी की बात नहीं कर रहे, मान लो कोई लेक है, तालाब है जिसमें कि पानी कैसा है, बिल्कुल स्टिल वाटर है। उसमें अगर हम एक ऊपर से पत्थर ड्रॉप कर दें तो जहाँ पे पत्थर गिरता है वहाँ से रिपल्स स्टार्ट होती है और फिर धीरे 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 आगे बढ़ जाती हैं। तो तुमने देखा होगा कि वो जो आगे बढ़ती हैं तो क्या बन जाते हैं, कई सारे सर्कल बनते हैं। उन सर्कल में वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो रिपल्स क्रिएट होती हैं वो सर्कुलर होती हैं। तो वो जो सर्कुलर रिपल्स है उनको हम क्या कह सकते हैं,
वो वेव फ्रंट है, क्योंकि सारे के सारे जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो कैसे होते हैं, वहां पर सेम फेज में होते हैं। तो वही डेफिनेशन यहां पर लिखी हुई है। Each point on the circumference of the circular ripples oscillates with the same amplitude and same phase, and we get a circular wavefront on the surface of water. तो इससे हमको एक आइडिया और लग गया कि अगर सोर्स पॉइंट सोर्स है, अगर पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स के केस में, सोर्स अगर पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स के केस में वेव फ्रंट का शेप क्या होगा? पॉइंट सोर्स के केस में वेव फ्रंट का शेप कैसा है? सर्कुलर है। और हम अगर प्लेन की बात करें और अगर स्पेस की बात करें तो स्पेस में कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। अगर सोर्स यहां पर है और हर डायरेक्शन में वेव एमिट कर रहा है तो आर रेडियस लेके, सोर्स से आर रेडियस लेके हमने एक स्फीयर बनाया, तो उसके सरफेस पर जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सभी पॉइंट्स की डिस्टेंस सोर्स से सेम है, तो स्फेरिकल सरफेस बना। तो हम कहेंगे कि वेव फ्रंट का शेप कैसा है? स्फेरिकल है। हम वाटर सरफेस की बात कर रहे हैं तो रिपल्स सर्कुलर है, तो वहां पर वेव फ्रंट कैसा है? सर्कुलर है। वेव फ्रंट अगर हम प्लेन में देखेंगे तो सर्कुलर होगा और स्पेस में देखेंगे तो स्फेरिकल होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर इतना? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, इफ वी हैव ए पॉइंट सोर्स emitting waves in a uniform isotropic medium, the locus of points which have the same amplitude and in same phase are spheres. चलो ये तो मैंने बता ही दिया तुम्हें। अब होता है एक प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट तब बनता है जबकि आने वाली जो रेज हैं वो कैसी हो? पैरेलल हो। अगर पैरेलल रेज आ रही हैं तो उससे जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये पढ़िए यहां पर, एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्फीयर कैन बी कंसिडर्ड एज ए प्लेन देयरफॉर एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स शेप ऑफ द वेव फ्रंट इज लाइक ए प्लेन। मतलब ये हुआ कि अगर सोर्स बहुत दूर है, सोर्स जो है बहुत दूर सिचुएटेड है, तो बहुत दूर सिचुएटेड है तो जो स्फीयर बनेगा उसका रेडियस कैसा होगा? बहुत बड़ा रेडियस होगा। अगर रेडियस बहुत ज़्यादा है और उसका केवल इतना हिस्सा हमारे पास पहुंच रहा है, ये वाला हिस्सा हमारे पास पहुंचा, तो ये हमको कैसा दिखेगा? प्लेन दिखेगा। तो हम कहेंगे कि ये कैसा वेव फ्रंट है? ये प्लेन वेव फ्रंट है। तो प्लेन वेव फ्रंट कौन सा वाला वेव फ्रंट होता है? जो ऐसे सोर्स से आ रहा हो जो कि बहुत दूर है। सोर्स की डिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा है, टेक्निकल टर्म्स में इसको हम कह देते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है सोर्स। और अगर सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हुआ तो उससे आने वाली वेव्स कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। तो अगर पैरेलल वेव्स हैं तो वेव फ्रंट कैसा हो जाता है? प्लेन वेव फ्रंट हो जाता है, इस तरह का। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं हम इससे। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या कहती है? इसके बाद हम पढ़ेंगे हाइगेन्स प्रिंसिपल। तो हाइगेन्स प्रिंसिपल क्या था? अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स प्रिंसिपल, ईच पॉइंट ऑफ ए वेव फ्रंट एक्ट एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ वेव्स। अच्छा, मैं हाइगेन्स प्रिंसिपल बताऊं उससे पहले वेव फ्रंट समझ में आ गया तुम लोगों को कि वेव फ्रंट क्या चीज है? वेव फ्रंट क्या है? ऐसे पॉइंट्स का लोकस है जो कि सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर सोर्स पॉइंट सोर्स है तो वेव फ्रंट कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। अगर सोर्स लाइन सोर्स है तो वेव फ्रंट कैसा होगा? सिलिंड्रिकल होगा। अगर सोर्स कैसा हो, जैसे तुम्हें बना के दिखाता हूं अभी, जैसे ये कि ये लाइन सोर्स है, जैसे ट्यूबलाइट होती है, तो ट्यूबलाइट से जो भी रेज निकलेंगी इस रॉड से, वो इस तरह से बाहर जा रही होंगी, ऐसे जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, यहां जा रही है। अब हमको एक ऐसा सरफेस बनाना है जो कि इस सोर्स से, लाइन सोर्स से सेम डिस्टेंस पर हो। तो मान लो कि ये डिस्टेंस कितनी है? x है। तो x डिस्टेंस का मैंने एक सिलेंडर बनाया।
एक्स डिस्टेंस का सिलेंडर बनाया और उस सिलेंडर की लेंथ कितनी है, जो ट्यूबलाइट की लेंथ है या सोर्स की लेंथ है। तो अब जो भी वेव्स जा रही होंगी, ये सारी की सारी वेव्स कैसी होंगी, सिलेंडर के सरफेस के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, और सोर्स से सेम डिस्टेंस पर है। तो वेव फ्रंट कैसा होगा, सिलिंड्रिकल होगा। इस सिलेंडर के सरफेस पर जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, वो सारे पॉइंट सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे होंगे, ठीक। तो इसको याद रखना कि अगर पॉइंट सोर्स है तो वेव फ्रंट स्फेरिकल होगा, अगर सोर्स लाइन सोर्स है तो वेव फ्रंट कैसा होगा, सिलिंड्रिकल होगा। अब देखिए आगे, अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स प्रिंसिपल, ईच पॉइंट ऑफ ए वेव फ्रंट एक्ट एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ वेव्स। वेव फ्रंट का जो हर एक पॉइंट है वो अपने आप में एक नए सोर्स की तरह से बिहेव करता है। वेव फ्रंट का जो हर एक पॉइंट है वो क्या बनेगा, अपने आप में एक सोर्स बनेगा, और उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी सोर्स कहेंगे। मतलब ये हुआ कि जैसे ही एक मैंने सोर्स बना दिया यहां पर, और यहां से मैंने एक्स डिस्टेंस ली, ये पॉइंट सोर्स बनाया, और एक्स डिस्टेंस पर हमने ये स्फीयर बनाया। तो अब इस स्फीयर का जो सरफेस है ये क्या बन गया है, ये अपने आप में एक वेव फ्रंट है। अब हाइगेन ने ये कहा कि वेव फ्रंट का जो हर एक पॉइंट है, जितने भी पॉइंट्स हैं, ये अपने आप में एक नया सोर्स है लाइट का, और ये हर डायरेक्शन में वेव को एमिट करेगा। और इस सोर्स को क्या नाम दिया उन्होंने, सेकेंडरी सोर्स, ठीक है, इसको नाम क्या दिया है, सेकेंडरी सोर्स। तो ईच पॉइंट ऑफ ए वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स का मतलब समझ गए, वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट अपने आप में नया सोर्स ऑफ लाइट है, और वो हर डायरेक्शन में वेव्स को एमिट करेगा। ये पहला पॉइंट इसका। दूसरा, सेकेंडरी सोर्स से जो वेव्स एमिट होंगी उनको नया नाम दिया गया सेकेंडरी वेवलेट्स, वेवलेट्स या सेकेंडरी वेवलेट्स। तो वेवलेट्स इमर्जिंग फ्रॉम दीज पॉइंट्स मतलब कौन से पॉइंट्स, दीज पॉइंट से क्या मतलब है, इन पॉइंट्स को हमने क्या नाम दिया था, सेकेंडरी, हाँ सेकेंडरी सोर्सेस थे। ये सेकेंडरी सोर्सेस थे सारे पॉइंट्स। अलीशा तुम्हें समझ में आ रहा है, Yes, sir. वेवलेट्स क्या चीज है बताओ, अच्छा वेवलेट्स क्या है, The wave is spherical. Spherical wave. अरे स्फेरिकल तो वेव फ्रंट था, वेवलेट्स क्या चीज है, तो जो उससे emerge हो रही है, primary source से उसको secondary हाँ एमर्ज किससे हो रही है, तो जो points हैं spherical, spherical. वेव वेव फ्रंट पर जो क्या है, वेव फ्रंट्स के जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट क्या है, सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स है, वो सोर्स है, और वहां से सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट होती है, ठीक है। ये जो मैंने पॉइंट्स बनाए ना वेव फ्रंट के ऊपर, ये स्फेरिकल क्या है, ये वेव फ्रंट है, इस पर जो पॉइंट बनाए ये पॉइंट नए सोर्स हैं, और यहां से फिर उन्होंने कहा कि यहां से फिर वेव्स एमिट होंगी, मतलब ये हर डायरेक्शन में ऐसे 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 वेव्स को एमिट करेगा। तो ये सेकेंडरी वेवलेट्स हैं जो यहां से बाहर निकल रही हैं। तो वेवलेट्स इमर्जिंग फ्रॉम दीज पॉइंट्स स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ वेव। तो यहां से जो नई वेव्स निकलती हैं उनका नाम है सेकेंडरी वेवलेट्स, और ये सेकेंडरी वेवलेट्स भी स्पीड ऑफ लाइट से ही चलती हैं और हर डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाती हैं। तीसरा पॉइंट, एनवलप ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स गिव्स द शेप ऑफ न्यू वेव फ्रंट। अब जैसे एक वेव फ्रंट तो बन गया,
अब नया वेव फ्रंट कैसे बनाए, तो उन्होंने कहा कि एनवलप ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स गिव्स द शेप ऑफ न्यू वेव फ्रंट। मैं तुम्हें यहां बना के समझाता हूं अभी। ठीक है, इसको मैं अभी बना के समझाता हूं तुम्हें क्या मतलब है इसका। इसका मतलब ये है कि यहां पर था सोर्स, मुझे वेव फ्रंट बनाना है, तो मैंने सोर्स को लिया सेंटर और एक्स रेडियस का एक स्फीयर बना दिया। इस स्फीयर पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं या ऑसिलेट कर रहे हैं। अब ये जो पॉइंट्स हैं वेव फ्रंट पर जो कि सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स अपने आप में क्या बनेंगे, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट बनेंगे, और ये हर डायरेक्शन में वेव्स को एमिट करेंगे। उन वेव्स का नाम क्या रखा है हमने, सेकेंडरी वेवलेट्स रखा हुआ है। अब हमको नए वेव फ्रंट की पोजीशन बनानी है, तो हम क्या करते हैं, वेव की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v, और ये जो सोर्स, ये पॉइंट है, ये अपने आप में नए सोर्स हैं। तो टाइम t में इसने एक वेव को एमिट किया, वेव की स्पीड थी स्पीड ऑफ लाइट c के बराबर, तो टाइम t में कितनी डिस्टेंस कवर की उसने, c इंटू टी के बराबर। वेव ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली है, ct। यहां से जो वेव गई है उसने भी ct डिस्टेंस कवर कर ली, यहां से भी ct डिस्टेंस कवर कर ली टाइम t में, यहां से भी ct। तो हमने क्या काम किया कि ये इसको सेंटर लिया और ct रेडियस का एक स्फीयर बना दिया यहां पर। ये ct रेडियस के क्या बनाए हमने, स्फीयर बनाए। ठीक है, ct क्या चीज है, ct क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट्स इन टाइम t। सेकेंडरी वेवलेट्स ने टाइम t में जो डिस्टेंस कवर की। अब हम क्या करेंगे, ये जो नए वेव फ्रंट की पोजीशन चाहिए ना टाइम t पर, तो इसका हम एनवलप बनाएंगे। एनवलप का मतलब होता है कि ये सारे के सारे जो स्फीयर थे इनके ऊपर से लाइन खींचते जाओ, तो एक नया ये इनका जो एनवलप बन गया, इसको एनवलप कहते हैं, जिसके अंदर सारे के सारे ये जो स्फीयर हमने बनाए थे ना ct रेडियस के, वो बंद हो गए। ये यहां पर भी बनेगा, इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा, ऐसे। ठीक है, तो अब यहां पर जितने भी पॉइंट्स हैं इस एनवलप पर, ये है एनवेलप, इस पर जितने भी पॉइंट्स हैं ये पॉइंट सेम फेज में है, तो ये है पोजीशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट। ये है नया वेव फ्रंट, और ये कौन सा था, ओल्ड वेव फ्रंट था। तो नए वेव फ्रंट की अगर हमें पोजीशन बनानी है तो उसके लिए क्या करना है, सेकेंडरी सोर्स को सेंटर लेना है। टाइम t में जो सेकेंडरी वेवलेट्स होगी वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, ct, वेलोसिटी इनटू टाइम से। तो ct रेडियस के स्फीयर बनाए, हम बहुत सारे स्फीयर बना दें। इन सारे स्फीयर को एनवलप करने वाला जो एक नया एनवलप बनेगा, जो कि ये बड़ा वाला बन गया है ऐसा, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पोजीशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट है ये। ठीक है, इसको कहते हैं ये है नया वेव फ्रंट। समझ में आ गया ये नया वेव फ्रंट कैसे बनाना है। तो एनवलप ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स गिव्स द शेप ऑफ न्यू वेव फ्रंट। इसके बाद फोर्थ पॉइंट, it is also assumed that amplitude of secondary wavelets is not uniform in all directions. It is minimum in the forward direction and zero in the backward direction. आरुषि, ये फोर्थ वाला जो पॉइंट है इसको पढ़ो और इसका मतलब समझाने की कोशिश करो, देखो कितना समझ में आता है तुमको।
आरुषि? ये तो समझ आया कि वेवलेट सेकेंडरी वेवलेट में से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाते, बट ये जो मिनिमम वाली बात नहीं समझ आई। अच्छा नहीं, एक मिनट में इसमें करेक्शन कर दूं जरा। Amplitude of the secondary wavelets is not uniform in all direction. It is maximum in the forward direction and zero in the backward direction. ऐसे पढ़ना है। ठीक है, इसको इस तरह से पढ़ लेना। रीजन क्या है, ऐसा क्यों कहना पड़ता है हमको कि अगर ये जो पॉइंट्स हैं ये अपने आप में अगर नए सोर्स ऑफ लाइट हो गए तो इससे जो वेव आएगी वो पीछे भी आएगी, और यहां से सोर्स से ऑलरेडी वेव आई रही थी तो यहां तो एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। मतलब सोर्स से जो एनर्जी आ रही थी वो है ही, और नए सोर्स से पीछे आई वो भी, तो ज्यादा एनर्जी हो गई पीछे। तो हमें ये थ्योरेटिकली ये इंश्योर करना है कि पीछे एनर्जी क्रिएट नहीं हुई है, तो हम ये मान लेते हैं कि बैकवर्ड डायरेक्शन में सेकेंडरी वेवलेट्स का एम्पलीट्यूड कितना है, जीरो है। एम्पलीट्यूड जीरो होने का मतलब हो जाता है कि इंटेंसिटी जीरो है। ठीक है, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसका एम्पलीट्यूड कैसा है, मैक्सिमम है। एम्पलीट्यूड फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम पढ़ेंगे हम। इसमें मैं चेंज कर देता हूं। तो मैक्सिमम इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड जीरो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, जिससे कि एनर्जी कंजर्व रहे। ऐसा ना हो कि बैकवर्ड डायरेक्शन में भी यहां से भी एनर्जी आ गई और सोर्स से भी एनर्जी आ गई तो एक्स्ट्रा एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या मान के चलते हैं हम क्या मान के चलते हैं, मतलब हाइगेंस ने ये कहा था कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम लेना और बैकवर्ड डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड कितना लेना है इनका, जीरो। ठीक है, अब क्लियर है? क्यों भाई? यस सर। अलीशा? चलो इतनी चीज हमने कर ली। अब कुछ अगर डाउट हो तो पूछो जरा इसमें। क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि ना वेव फ्रंट बनाने जो प्रिज्म से निकलते हैं, क्या क्या क्या, दोबारा बोलो ठीक से। कि कोई प्रिज्म से जो लाइट वेव निकलती है उनका वेव फ्रंट बनाना। हाँ वो तो मैं अभी प्रिज्म बताऊंगा से। अभी बताऊंगा, वो सारा बताऊंगा तुमको। प्रिज्म से जो वेव फ्रंट निकलेगा वो कैसा होगा, लेंस से जो वेव फ्रंट बाहर आता है वो कैसा होता है, ये अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये मैं अभी बताऊंगा तुमको। ठीक है। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं इसके आगे, जो अभी तक हमने पढ़ा ये तो मैंने तुमको बता दिया। अब देखो, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेव फ्रंट, ये हालांकि मैंने तुमको बता दिया है कि इसमें S1 S2 क्या है, ओरिजिनल वेव फ्रंट। S1 S2 ओरिजिनल वेव फ्रंट है। ये जो दिख रहा है ना बीच वाला, ये कैसा है, ओरिजिनल वेव फ्रंट है। अच्छा पहले एक काम करो, ऊपर जो लिखा हुआ है ना वो पढ़ लो, फिर देखना ये वाला जो वेव फ्रंट जा रहा है यहां से S1 S2, ये वाला, फिर S1 डैश S2 डैश। ठीक है, ये जरा पढ़ लो इसको जो स्क्रीन पे तुमको नजर आ रहा है, फिर मैं इसके आगे बताता हूं। पढ़ो ठीक से।
आवाज आ रही है? पढ़ा, ये समझ में आया? समझ में आया ये हमने जो लिखा हुआ है इसमें? आरुषि, नया वेव फ्रंट किस तरह से बनाना है? नए वेव फ्रंट को बनाने के लिए ठीक है, कोई डाउट हो किस तो पूछ लेना मेरे से। आवाज क्लियर आ रही है अभी कि नहीं, कि कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है? आरुषि, अब आ रही, मतलब बीच में कुछ गड़बड़ हुआ था क्या? अब ठीक है बिल्कुल? ठीक है, चलो अब इसमें कैसे बनाना है ना, ये नई पोजीशन है। इसके बाद हाइगेन्स फ्रेस्नेल प्रिंसिपल है। हाइगेन ने अपना प्रिंसिपल दिया, फिर उसमें फ्रेस्नेल ने क्या है, थोड़े से कुछ पॉइंट्स ऐड किए थे। फ्रेस्नेल ने क्या कहा कि फ्रेस्नेल पोस्टुलेटेड दैट सेकेंडरी वेवलेट्स म्यूचुअली इंटरफेयर। फ्रेस्नेल ने क्या कहा कि जो सेकेंडरी वेवलेट्स होती हैं वो उनका आपस में क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है। Fresnel concept also helped to explain rectilinear propagation of the light and why light gets spread when passes through a pinhole. फ्रेस्नेल ने क्या कहा कि सेकेंडरी सोर्स जो था ना, कहां पर था सेकेंडरी सोर्स, किस जगह हुआ करता था ये? वेव फ्रंट के ऊपर लिया था ना हमने सेकेंडरी सोर्स, और फिर उससे क्या चीज एमिट हुई थी? सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट हुई थी उससे।
ठीक है, उससे क्या चीज एमिट हुई थी, सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट हुई थी। समझ रहे हो ना भाई? तो जो सेकेंडरी वेवलेट्स थी, जब वो बाहर आगे की तरफ बढ़ती हैं तो उनमें क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है। उन्होंने ये बताया कि इसमें क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा। इंटरफेरेंस हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ना, कंस्ट्रक्टिव भी होता है, डिस्ट्रक्टिव भी होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी है। तो उन्होंने ये बताया कि ये हाइगेन ने नहीं कहा था कि उनमें इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस की बात किसने जोड़ी बाद में, फ्रेस्नेल ने। तो फ्रेस्नेल postulated that secondary wavelets mutually interfere. Fresnel concept also helped to explain rectilinear propagation of light and why light gets spread when passes through a pinhole. लाइट जब बहुत छोटे से पिन होल में से पास होती है तो स्प्रेड हो जाती है। ये हमको उससे एक्सप्लेनेशन मिला। Huygens principle along with Fresnel principle modification is called Huygens-Fresnel principle. Direction of motion of wave front and wave in same, but wave is normal to the plane of wave front. ये वो बात है जो कि तुम थोड़ी देर पहले हम जिसके बारे में बात कर रहे थे। तुमने ये पॉइंट बताया था ना कि वेव फ्रंट और वेव कैसे होते हैं म्यूचुअली। जो प्रोपगेशन ऑफ वेव होता है वो वेव फ्रंट के कैसा होता है, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर ट्रेवल करती है। अलीशा वेव कैसे ट्रेवल, किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर। या ऐसा कह सकते हैं कि वेव फ्रंट जिस डायरेक्शन में होता है, सॉरी वेव जिस डायरेक्शन में ट्रेवल करती है वेव फ्रंट उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। ठीक है, समझ आई ये बात? अच्छा, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया भाई, तुमको ये बात समझ में नहीं आई लगता है। डायग्राम बना के बताऊं क्या कि वेव फ्रंट और वेव परपेंडिकुलर होता है। अलीशा, हाँ मुझे लग रहा था कि ये इसको समझ आया नहीं अभी, कि ये अब समझाने के लिए मुझे जरा सिचुएशन अपनी बदलनी पड़ेगी। लो जरा मैं इधर समझाता हूं तुम्हें। अच्छा, इसमें सब कुछ उल्टा उल्टा दिख रहा है तो इसको जरा मैं देखो उसमें क्या होता है कि ये हमने बना लिया, ये क्या है, एक सोर्स है। ठीक है, इस सोर्स से हर डायरेक्शन में वेव्स एमिट होती है और यहां पर अलीशा अब दिख रहा है? तो जैसे हमने यहां पर बना लिया कि ये एक सोर्स है लाइट का, ठीक है, और मुझे एक वेव फ्रंट बनाना है। तो वेव फ्रंट बनाने के लिए हमने क्या काम किया, इस सोर्स से x डिस्टेंस पर वो सारे पॉइंट हमने आपस में ज्वाइन कर दिए जो कि सोर्स से सेम डिस्टेंस पर हैं। तो सेम डिस्टेंस वाले सारे पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया ये। तो अब ये क्या बन गया, ये वेव फ्रंट बन गया है। इस पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, सेम फेज में है। ठीक है, सारे पॉइंट्स यहां पर सेम फेज में, ये वेव फ्रंट है। लेकिन वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है, ये ट्रेवल कर रही है वेव, ये वेव है, ये वेव है, वेव इस तरह से। तो ये क्या चीज है,
अलीशा ये क्या है, ये सर्कुलर क्या बना हुआ है या स्फेरिकल क्या बना हुआ है? वेव फ्रंट है। और ये क्या है, वेव्स है। तो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है। इसी तरह से मान लो कि एक लाइन सोर्स बनाया मैंने, इसको मैं हटाता हूं यहां से। मान लो अब मैंने एक लाइन सोर्स बना लिया यहां पर, ये एक लाइन सोर्स है। मतलब ये क्या है, एक ट्यूबलाइट है। अगर ये ट्यूबलाइट है तो इससे जो वेव्स जा रही होंगी वो इस तरह से जा रही होंगी, हर डायरेक्शन में, ऐसे। हर डायरेक्शन से मेरा मतलब है कि ट्यूबलाइट से जो लाइट जाएगी वो ट्यूब के परपेंडिकुलर जाएगी, तो ये वेव ट्रेवल कर रही है। जैसे ये अगर ट्यूबलाइट है तो इससे जो वेव जा रही होंगी वो सारी की सारी वेव कैसे जा रही होंगी, इस ट्यूबलाइट के परपेंडिकुलर ये वेव ट्रेवल कर रही है। ये सारी वेव ट्यूबलाइट के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब मुझे अगर वेव फ्रंट बनाना है, तो वेव फ्रंट बनाना है तो मैंने यहां से मान लो x डिस्टेंस ली और x डिस्टेंस पर एक x रेडियस का एक सिलेंडर बनाया। तो x रेडियस का ये सिलेंडर बना दिया। इस सिलेंडर के पॉइंट पर, ये इस सिलेंडर के सरफेस पर जितने भी पॉइंट्स हैं ये इस ट्यूबलाइट से सेम डिस्टेंस पर है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, सारे कैसे हैं, सेम डिस्टेंस पर हैं, ठीक है। ट्यूबलाइट से ये सारे पॉइंट हमने सेम डिस्टेंस पर लिए। तो जो वेव फ्रंट बना वो कौन सा है, ये वेव फ्रंट बना, ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बना। लेकिन वेव कैसे ट्रेवल कर रही है, ये वेव है, ये है वेव। और जो ये है ये क्या है, ये है वेव फ्रंट। तो वेव और वेव फ्रंट कैसे होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। वेव और वेव फ्रंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ये याद रखना। अब जैसे कि अगर इन्फिनिटी से पैरेलल वेव्स आ रही हैं तो इनका जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा होगा, वेव फ्रंट ऐसा बनेगा, प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। जिससे कि ये सारी की सारी जो वेव्स होंगी वो सारी वेव किसके परपेंडिकुलर होंगी, एक प्लेन के परपेंडिकुलर होंगी। मतलब मैंने ऐसा प्लेन बना लिया, उसके परपेंडिकुलर आएंगी। तो पॉइंट सोर्स के केस में वेव फ्रंट का शेप क्या हो जाएगा, स्फेरिकल होगा। लाइन सोर्स के केस में इसका शेप कैसा होगा, सिलिंड्रिकल होगा, ठीक है। क्लियर है ना ये चीज। अब हम बढ़ेंगे इसके आगे और मैं अब तुमको दिखाता हूं इस नई स्क्रीन पर आते हैं हम। ये देखो, अब हमने रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करना है। रिफ्रैक्शन को हमें एक्सप्लेन करना है किससे, हाइगेन्स प्रिंसिपल से। कि हाइगेन प्रिंसिपल से हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसको, रिफ्रैक्शन को। रिफ्रैक्शन को अगर हाइगेन प्रिंसिपल से एक्सप्लेन करना हो तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये डायग्राम समझो पहले, ये क्या चीज है। इसमें A1 B1 एक क्या है, A1 V1 एक वेव फ्रंट है। A1 V1 एक वेव फ्रंट है और वेव कैसी होंगी, उसके परपेंडिकुलर आ रही होगी। नहीं समझ में आ रहा है तो चलो मैं समझाता हूं तुम्हें। हमने क्या लिया, ये एक बाउंड्री बनाई दो मीडियम को सेपरेट करने वाली। ये है S1 और ये है S2। दो मीडियम को सेपरेट करने वाली एक बाउंड्री है।
इसके ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, इसके नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। ठीक, क्लियर? ऊपर नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। जब रिफ्रैक्शन होता है तो रिफ्रैक्शन तब होता है जबकि मीडियम चेंज हो, यानी कि रे ऑफ लाइट इस मीडियम से इस वाले मीडियम में आएगी। मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर है मीडियम 1 और यहां पर है मीडियम 2। ठीक है, ये है मीडियम 1, ये है मीडियम 2। अब एक वेव फ्रंट आया है यहां पर, ये हमने बना लिया, ये एक वेव फ्रंट है। और ये वेव फ्रंट क्या है, इसको हमने नाम दिया A1 B1। ये वेव फ्रंट इस तरह से चला आ रहा है, ऐसे चला आ रहा है वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट जिस एंगल पर यहां आया उस एंगल को हमने नाम दिया I। ये किस किस के बीच का एंगल है? वेव फ्रंट का किसके साथ एंगल है? ये दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाली बाउंड्री के साथ में। बाउंड्री कौन सी है? S1 S2 है। और वेव फ्रंट इस तरह से आया। ये कौन सा वेव फ्रंट है? ये प्लेन वेव फ्रंट है। कौन सा वेव फ्रंट है ये? बोलो। प्लेन वेव फ्रंट है। तो लाइट वेव कैसी होंगी? लाइट वेव की डायरेक्शन कैसी होगी आरुषि इसमें? आरुषि, अगर ये वेव फ्रंट है A1 B1 तो लाइट वेव किस तरह से आ रही होंगी यहां पर? हमने भी पढ़ा ना कि जो लाइट वेव होती हैं वो कैसे ट्रेवल करती हैं? परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। ठीक है, तो लाइट वेव ऐसे आ रही होगी इसके परपेंडिकुलर। तो जो वेव फ्रंट है उसका जो A1 पॉइंट है ये बाउंड्री पे पहुंच चुका है, पॉइंट A1 बाउंड्री पे पहुंच चुका है। और B1 पॉइंट अभी बाउंड्री पे नहीं आया है। B1 पॉइंट बाउंड्री तक यहां तक आएगा, तब तक A1 पॉइंट जो है दूसरे मीडियम में एंटर करके आगे बढ़ चुका होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो अब देखो यहां पर जो वेव ट्रेवल कर रही है उस वेव ने इस बाउंड्री पे एंट्री ली। मान लो कि उसको कितना टाइम लगा? इस वाले मीडियम में वेलोसिटी है मान लो v1 और टाइम t उसको यहां तक लगा आने में। तो ये v1t मैंने डिस्टेंस बनाई। ये जो b1 पॉइंट था वेव फ्रंट का, ये वेव फ्रंट ऐसे आएगा पूरा। तो जो मेरा हाथ है ना, इस हाथ को समझ लो तुम वेव फ्रंट है। तो जब ये वेव फ्रंट यहां पर आएगा तो वेव फ्रंट दूसरे मीडियम में भी एंटर होता जा रहा है इधर, और कुछ हिस्सा उस वाले मीडियम में है, फिर पूरी तरह से वो दूसरे मीडियम में आ जाएगा। लेकिन यहां पर जो वेव ट्रेवल कर रही होगी उस वेव की वेलोसिटी अलग है v1, और यहां पर मीडियम 2 में इसकी वेलोसिटी कितनी है? v2 है। तो दोनों मीडियम में वेव की वेलोसिटी तो अलग अलग होगी। ये बात समझ में आ गई? अब ये जो वेव फ्रंट का ये वाला हिस्सा टाइम t में कहां पहुंच चुका है? बाउंड्री पर पहुंच चुका है। इतने ही टाइम में वेव फ्रंट का जो ये वाला हिस्सा है ये कुछ डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। अब इस वाले मीडियम में वेलोसिटी अलग है। तो मीडियम 2 में भी तुम क्या मान रही हो? वेलोसिटी ज्यादा है या मीडियम 2 में वेलोसिटी कम है? तुम वेलोसिटी v1 को बड़ा मान रही हो या v2 को? क्या लेना चाहती हो? अगर v2, हाँ, अगर v1 ज्यादा है तो ये कौन सा मीडियम कहलाएगा? रेयरर मीडियम। और अगर ये ज्यादा है तो ये फिर रेयरर होगा। तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि वेव ट्रेवल कर रही है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में। रेयरर मीडियम कौन सा? v1 वाला। डेंसर मीडियम कौन सा है? v2 वाला। तो वेव फ्रंट की स्पीड कौन से, या वेव की स्पीड कौन से मीडियम में ज्यादा है? बोलो, कौन से मीडियम में ज्यादा? मीडियम 1 में ज्यादा है और 2 में कम है। तो यहां जो डिस्टेंस कवर की उसने, वो डिस्टेंस कितनी कवर कर ली है? v1t। यहां पर जो डिस्टेंस कवर करेगा पॉइंट A1 वो चलेगा v2t सेम टाइम में। तो डिस्टेंस कौन सी ज्यादा होगी? v1t ज्यादा होगी, v2t कम होगी। तो मैंने इसकी भी डिस्टेंस ट्रेवल कराई सेम टाइम में। इसने जो डिस्टेंस कवर की यहां पर, उस डिस्टेंस को मैंने बनाया, कुछ कम बनाऊंगा मैं, वो ज्यादा है ये कम है। और ये कितनी है? v2t के बराबर। ठीक है, ये डिस्टेंस ट्रेवल की। जितने टाइम में ये वेव फ्रंट का ये पॉइंट यहां पर आ गया है, ठीक है, उतने ही टाइम में ये A1 पहुंच चुका है यहां।
नहीं, ये वेव फ्रंट है। वेव तो बेटा ऐसी आ रही होंगी, ये वेव आ रही है इधर से, ये वेव है, ये वेव आ रही 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 है। आए समझ में? ये वेव्स हैं, क्योंकि वेव कैसी होती हैं? वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर। A1 B1 क्या है? A1 B1 क्या है? A1 B1 क्या है? वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट। और वेव ट्रेवल कर रही होगी उसके परपेंडिकुलर। तो वेव फ्रंट का जो ये वाला पॉइंट है, ये तो पहुंच चुका है यहां पर टाइम टी में। तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर की? V1t। उतने ही टाइम में जो दूसरा वाला पॉइंट है A1, ये दूसरे मीडियम में एंट्री कर गया था, तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर की? V2t के बराबर। तो अब जो नया वेव फ्रंट है टाइम टी पर, वो कैसे बनाएंगे हम? नया वेव फ्रंट बनाएंगे ऐसे। अब ये वाली जो लाइन है, मुझे थोड़ा इसको परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा इस लाइन के, क्योंकि वेव फ्रंट परपेंडिकुलर होता है। तो ये मैंने लाइन खींची है, ये ऐसा बनना चाहिए, इसको ऐसे। तो ये V2t। और जो नई पोजीशन है वेव फ्रंट की, वो नई पोजीशन कौन सी है? इसको मैं नाम दे देता हूं, ये है B2 और ये है A2। तो A1 B1 क्या है? A1 B1 है वेव फ्रंट, और A2 B2 क्या है? वेव फ्रंट एट टाइम टी। तो ये पूरा वेव फ्रंट A1 B1 किस मीडियम में था? मीडियम 1 में। और ये पूरा वेव फ्रंट A2 B2 अब वेव फ्रंट एंटर कर गया है दूसरे मीडियम में, ठीक है। और ये किस में? मीडियम 2 में है। इतना क्लियर है? बोलो भाई, समझ में आ गया इतना? अच्छा, अब इस एंगल को हम मान लेते हैं कि ये एंगल कितना है? R है। ये एंगल I लिया हमने। अब तुम लोग ना, मुझे चेक करना पड़ेगा बार बार कि तुम लोग जो समझ रहे हो कि नहीं। ये I किसका एंगल था? किसने किसके साथ बनाया था? एंगल I किसने किसके साथ बनाया है? हाँ, वेरी गुड। वेव फ्रंट और जो बाउंड्री थी दोनों मीडियम की, उसके बीच में है I एंगल। जब ये वेव फ्रंट दूसरे मीडियम में आ गया, तो इस वेव फ्रंट A2 B2 और बाउंड्री के बीच में एंगल कितना है? R के बराबर है, ठीक है। अब यहां पर हम लिखते हैं, ये एंगल अगर I है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि वेव फ्रंट और वेव कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो tan I इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम इस ट्राइंगल में? मैं बना रहा हूं ट्राइंगल A1 B1 S2 में tan I इक्वल टू कितना आएगा? बोलो। V1t अपॉन A1 S2। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया है, ये वाला नाम, ये है S2, इधर है ये, ठीक है। इसी तरह से अब हम ले रहे हैं दूसरा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल लिया, राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा? A1 A2 S2 लिख लो इसको चाहे। A1 S2 और कौन सा? A2। ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। ये ट्राइंगल ले लिया हमने। इस ट्राइंगल में आरुषि तुम बताओ जरा, tan R इक्वल टू कितना होगा? आरुषि, आरुषि तुम कहां गायब हो जाती हो बीच बीच में? अलीशा, हाँ तुम बताओ कितना हो जाएगा? हाँ, ये हो जाएगा V2t अपॉन A1 S2। अब हम
10i/10r कर देते हैं, यहां पर डिवाइड कर दें जरा इनको। तो 10i/10r, 10i/10r इक्वल टू, ये कितना बचा यहां पर देखो, a1s2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये a1s2 कैंसिल हो गया, v1t/v2t, तो बचेगा कितना, v1/v2 बचा। एक मिनट, मैंने एक चीज गलत लिख दी, तुम लोगों ने भी ध्यान नहीं दिलाया। ये 10i नहीं होगा, ये sin i होगा। बताओ क्यों? अगर ये परपेंडिकुलर है तो हाइपोटेन्यूस ये है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल ये वाला है ना, इसके सामने तो ये वाली साइड आ रही है, तो साइन आई लिखना चाहिए था हमको। तो इसको मैं यहां से मिटाता हूं, ये साइन आई और साइन आर होंगे। आरुषि, तुम कहाँ गायब हो जाती हो यार, तुम्हारी पूछते तुम जवाब नहीं देती हो। तो तुमसे मैं पूछ रहा था, तुमने जवाब ही नहीं दिया। और तुमने ये भी ध्यान नहीं दिया कि हमने 10i लिख दिया, ये साइन आई इक्वल टू कितना होगा, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस है ये a1s2, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होगी ना। तो यहां से हम डिवाइड कर देते हैं, तो साइन i/साइन r कितना बचा, ये बचेगा v1/v2 के बराबर। तो यहां से साइन i/साइन r को हम लिख सकते हैं c/v2, इसको हम लिख रहे हैं c/v2 इंटू 1/c/v1। बताओ ये समझ में आया कि नहीं? हमने c से मल्टीप्लाई किया और c से डिवाइड किया यहां पर, जिसमें c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, और v1 को इधर भेज दिया, ऐसे c/v1 कर दिया। ऐसा इसलिए किया है कि c/v2 को हम क्या लिख सकते हैं, आरुषि क्या चीज है ये c/v2? हाँ, μ2 कह सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। तो ये हुआ μ2 और ये c/v1 होगा μ1। तो हमने इसने ये हाइगेन प्रिंसिपल से प्रूव कर लिया कि साइन i/साइन r कितना है, μ2/μ1 के बराबर है। ठीक है, तो साइन i/साइन r इक्वल टू μ2/μ1। ये हमने क्या प्रूव कर लिया, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ proved by हाइगेन्स प्रिंसिपल। हाइगेन प्रिंसिपल की हेल्प से हमने स्नेल्स लॉ को प्रूव कर लिया है। यहां पर समझ में आ गया ये कैसे किया? ये वेव फ्रंट आ रहा था, वेव फ्रंट का एंगल आई था बाउंड्री के साथ में। जितने टाइम में वेव फ्रंट का ये वाला पॉइंट इधर पहुंचा, उतने ही टाइम में वेव फ्रंट दूसरे मीडियम में एंटर कर गया यहां से, और ये पूरा वेव फ्रंट टाइम टी के बाद इस वाले मीडियम में आ गया। तो ये इसने जो डिस्टेंस कवर की वो v1t, इसने जो डिस्टेंस कवर की v2t। फिर ये वाला हम राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल क्यों बन रहा है ये? क्योंकि वेव फ्रंट और ये वेव कैसी है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यहां पर भी ये वेव है और ये वेव फ्रंट है, और ये कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ये हाइपोटेन्यूस है। तो साइन आई इक्वल टू v1t/a1s2 लिखा हमने। फिर इस वाले ट्राइंगल में साइन r इक्वल टू v2t/a1s2 लिखा। इन दोनों को डिवाइड कर दिया और साइन i/साइन r इक्वल टू μ2/μ1 आ गया। v1/v2 को म्यू में कैसे बदला हमने? c से मल्टीप्लाई किया, c से डिवाइड किया। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इसमें कोई डाउट है? समझ में आ गया ये इतना? बोलो भाई, ये समझ में? अलीशा? अच्छा, तो अब इसको मैं करता हूं यहां से गायब। ये मैं आपको दिखा रहा था
ठीक है, तो यहां पर भी प्रूफ देख सकते हो, और अगर चाहो तो इसमें तुम स्क्रीनशॉट ले लो तो उसको, या फिर तुमने देख लिया होगा, रिकॉर्डिंग तो मैं भेज ही दूंगा तुमको इसकी, तो उससे आ जाएगा। इसके बाद इसमें काफी सारी चीजें एक्सप्लेन की है, लेकिन मैं तुम्हें वो समझा नहीं रहा यहां पर। हाइगेन्स प्रिंसिपल से ना हम टीआईआर को भी एक्सप्लेन करते हैं, तो वो टीआईआर को एक्सप्लेन करना वो मैं तुमको नहीं बता रहा हूं यहां पर, क्योंकि स्कूल में इतना नहीं पूछेंगे, ज्यादा से ज्यादा वो रिफ्रैक्शन वाला ही पूछेंगे स्कूल के एग्जाम में। ये रिफ्लेक्शन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं हम, ये रिफ्लेक्शन वाला डायग्राम है, ये भी मैं तुमको नहीं बताऊंगा। हाँ, अब लेकिन तुमको ये देखना है कि जो कन्वर्जिंग वेव फ्रंट होता है वो कन्वर्जिंग वेव फ्रंट कैसा होगा। कन्वर्जिंग वेव फ्रंट से हमारा मतलब क्या है? कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये समझ में आया कन्वर्जिंग वेव फ्रंट का मतलब कि नहीं आया? नहीं आया होगा तो अभी समझाते हैं। कन्वर्जिंग वेव फ्रंट का मतलब है कि ये जो वेव्स हैं जो मैं बना रहा हूं, ये वेव कैसी है, कैसी है ये वेव्स? ये कन्वर्जिंग वेव्स हैं कि डाइवर्जिंग है? अरे यार तुम लोग बोलते नहीं हो। कन्वर्जिंग है ना? अगर ये वेव कन्वर्ज कर रही है तो मुझे बनाना एक ऐसा वेव फ्रंट है जो कि इन वेव्स के परपेंडिकुलर हो, क्योंकि वेव फ्रंट कैसा होगा इसका? वेव फ्रंट जो होता है वो वेव के डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होता है। तो इन कन्वर्जिंग वेव्स के परपेंडिकुलर मुझे एक सरफेस बनाना है, तो मुझे बाई चांस कैसा बनाना पड़ेगा? ये इनको आगे जाके अगर हम मिलाएं तो इनका पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस जो बनेगा उसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको सेंटर लेके और हम एक इस तरह का स्फीयर बनाएंगे, इसको सेंटर लेके इस तरह का जो स्फीयर बनाएंगे, ये क्या है? ये वेव फ्रंट है। तो अगर वेव्स कन्वर्ज कर रही हैं तो वेव फ्रंट का शेप क्या होगा? ऐसा होगा। तो जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस होता है वेव का, वो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस क्या बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। किसका सेंटर? वेव फ्रंट का सेंटर। और वेव फ्रंट का सेंटर अगर हमको पता चल गया कि यहां पर है तो फिर हम वेव फ्रंट बना सकते हैं। बोलो भाई, ये समझ में आया कि नहीं? ठीक है। नेक्स्ट, डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट का मतलब ये है कि अगर डाइवर्जिंग वेव्स जा रही हैं कहीं पर, डाइवर्जिंग वेव्स का मतलब ये है कि ये वेव्स हैं, ये वेव्स क्या कर रही हैं? डाइवर्ज हो रही हैं। तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ढूंढो कहां है। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो यहां मिलेगा कहीं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको नाम दिया हमने सी। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बनेगा इसका? डाइवर्जिंग वेव का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। किसका? वेव फ्रंट का। तो वेव फ्रंट का सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर ये है, ये सेंटर है, तो हम वेव फ्रंट कैसा बनाएंगे? ऐसा बनाएंगे, जिससे कि वेव इसकी परपेंडिकुलर है और इसका सेंटर किधर है? इधर है। अगर हम इसको कंप्लीट करते तो सेंटर यहां आना चाहिए था ना बीच में। समझ में आया कि नहीं? और डाइवर्जिंग वेव का वेव फ्रंट कैसा बनेगा ये समझ में आ गया ना? डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग दोनों का वेव फ्रंट का शेप क्या होगा? ठीक है। तो अगर मैं पूछूं तुमसे कुछ क्वेश्चन, मैं पूछता हूं, कैसा क्वेश्चन दूं तुम्हें? मान लो एक प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है और यहां पर सोर्स रखा हुआ है। ठीक है। तो इससे जो लाइट इंसिडेंट होंगी वो इंसिडेंट लाइट इस तरह से आएगी। रिफ्लेक्टेड लाइट का वेव फ्रंट बनाओ कैसा होगा?
तो आरुषि, तो मुझे समझाओ जरा, रिफ्लेक्टेड लाइट का वेव फ्रंट बनाने के लिए हम क्या करें, कैसे बनाएं? बेटा पहले रिफ्लेक्टेड रे बनानी पड़ेगी। जिन वेव का वेव फ्रंट बनाना है पहले वो वेव तो पता हो कैसी है। तो रिफ्लेक्टेड वेव कैसी होंगी? ये होगी रिफ्लेक्टेड वेव, ये रिफ्लेक्टेड वेव है, ये क्या बना होगा? नॉर्मल। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये कौन सी वेव है? ये दोनों वेव कौन सी है? रिफ्लेक्टेड वेव है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे वेव फ्रंट बनाने के लिए? तो मैं इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना है कहां है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये? रिफ्लेक्टेड वेव्स का। रिफ्लेक्टेड वेव्स कैसी हैं? डाइवर्जिंग है कि कन्वर्जिंग है? हम्म, अलीशा क्या बोला बेटा तुमने? डाइ डाइवर्जिंग। हाँ, ये डाइवर्जिंग है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इसका वेव फ्रंट कैसा बनेगा? जो इन वेव्स के परपेंडिकुलर हो और उस वेव फ्रंट का सेंटर यहां होना चाहिए। यानी इसका वेव फ्रंट कैसा आएगा? ये आएगा। ये वेव कैसी है? इसके परपेंडिकुलर भी है और ये सेंटर हो गया। तो ये है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव्स। ये रिफ्लेक्टेड वेव्स का वेव फ्रंट बनाया हमने। इसमें कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है? क्यों भाई? ठीक है। आरुषि तुम जवाब नहीं देती हो। आरुषि, हाँ तुम जवाब दिया करो। अब ये देखो, ये है मिरर। अब ये कौन सा मिरर हमको पता नहीं है, बस हमने एक लाइन खींच दी है। ये प्लेन मिरर भी हो सकता है, कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकता है, कनकेव मिरर भी हो सकता है। ठीक है। तो अब तुमको बताना है कि ए बी में बनाऊं, इसमें एक इंसिडेंट वेव फ्रंट बना रहा हूं मैं। अच्छा चलो, अभी इतना डिफिकल्ट नहीं करते हैं, थोड़ा सिंपल रखता हूं मैं। ये कोई मिरर है, ये कौन सा मिरर है हमें नहीं पता। इसके ऊपर कैसी वेव इंसिडेंट होती थी? पैरेलल वेव इंसिडेंट हो रही थी। ठीक है, पैरेलल वेव इंसिडेंट हुई है और इसका जो वेव फ्रंट है, उस वेव फ्रंट का शेप ये था। ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। कई सारे वेव फ्रंट होंगे ऐसे, तो ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। तो बताओ ये मिरर कौन सा है? ये कनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है या प्लेन मिरर है? इंसिडेंट रे कैसी आई थी इस पर? पैरेलल। इस मिरर के ऊपर इंसिडेंट रेस थी पैरेलल। रिफ्लेक्टेड रेस नहीं बनाई हमने, हमने रिफ्लेक्टेड रेस का वेव फ्रंट बना दिया है। ये वेव फ्रंट है रिफ्लेक्टेड वेव्स का। तो ये कौन सा मिरर है बताओ जरा? यस, वेरी गुड, सही जवाब। अब एक्सप्लेन करो कनकेव क्यों है? क्योंकि जब रे रिफ्लेक्ट होकर आएगी हम्म, तो वो
ये कनकेव मिरर है, इस पर जो वेव्स इंसिडेंट होती हैं, अगर पैरेलल वेव्स आएंगी तो सारी वेव रिफ्लेक्ट होके कहां जाएंगी? रिफ्लेक्ट होके कहां जाती हैं ये? अरे बोलो ना यार, फोकस पर। रिफ्लेक्टेड रे क्या होंगी? फोकस पर होंगी। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनेगा, उस रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का सेंटर कहां पर आएगा? फोकस पर। ठीक है। और वेव तो रिफ्लेक्ट होकर इधर आ रही है, तो उसके परपेंडिकुलर बनाना है। तो जो वेव फ्रंट बनेगा वो ऐसा बनेगा, ये वेव फ्रंट बनेगा। ठीक है, चलो आगे। अलीशा, तुमको समझ में आ गया ये? अब तुमको दूसरा सवाल देते हैं। अब सवाल ये है कि ये एक मिरर बना रहा हूं मैं यहां पर। ये बनाया हमने मिरर, और अब मैं इंसिडेंट वेव नहीं बना रहा, मैं इंसिडेंट वेव फ्रंट बना रहा हूं। ठीक है। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट ऐसा था, ये है इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी। अगर इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी है और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कैसा है? वो ऐसा, ये इंसिडेंट हुआ और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट आया। रिफ्लेक्टेड को मैं इधर बना देता हूं, ये सी डी। सी डी, ये है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट था, ये इधर गया। ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ये इधर जा रहा है। तो बताओ मिरर कौन सा है? डायग्राम बना के बताना, ऐसे अंदाज से मत बोल लेना। पेपर पेन उठाओ और डायग्राम बनाओ, वेव कैसी होंगी और वेव फ्रंट कैसा होगा, और फिर समझाओ। एक्सप्लेन करो। ये जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, तो वेव कैसी जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है वेव? कन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग है, या पैरेलल है वेव्स? अरे वेव फ्रंट का शेप अगर ये है तो वेव कैसी है? कन्वर्जिंग वेव जा रही है। इंसिडेंट वेव कन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग है, या प्लेन है? कैसे पता चला? अच्छा, इस वेव फ्रंट का सेंटर किधर आएगा, राइट में या लेफ्ट में? तो सेंटर मान लो यहां पर आ गया इसका। अरे रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्लेक्टेड से पहले इंसिडेंट तो पता हो कैसा हुआ, उसके बाद रिफ्लेक्टेड देखेंगे। तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट ऐसा था, इसका सेंटर इधर है, तो इंसिडेंट वेव कैसी थी? ऐसी बनेगी ना ये इंसिडेंट। तो ये डाइवर्जिंग है कि कन्वर्जिंग है? कैसी है? हाँ, अब रिफ्लेक्टेड वेव कैसी है? ये वाली है, मतलब रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ये है। तो अगर वेव फ्रंट ऐसा है तो ये कहां गई है? हाँ, तो फिर यहां से ऐसा होना चाहिए ना, ये है ऐसे। तो ये होगा, तो ये कौन सा मिरर करता है ऐसा? कैसे?
बना के देख लो। जैसे ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये बनाया हमने, ये कॉन्वेक्स मिरर है, और रेज कैसी है, इस तरह की रेज आ रही है इस पर, ठीक है। और इसका सेंटर ऑफ तो ये इस तरह से चली जाएंगी। तो ये जो हो जाएगा इसका इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ये हो जाएगा ऐसा वाला रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो कॉन्वेक्स मिरर भी इसका आंसर है, लेकिन इसका आंसर एक और है, दो आंसर पॉसिबल हैं। प्लेन मिरर में भी ऐसा ही होता है। अगर ये प्लेन मिरर ही मान लो तो जो रे ऑफ लाइट इस तरह से आई, इस तरह से निकल जाएगी, ठीक है। तो इसके दोनों पॉसिबिलिटी हैं, प्लेन मिरर भी हो सकता है और प्लेन मिरर भी हो सकता है और कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है इसमें। अब मैं इसको हटा देता हूं यहां से। अब क्वेश्चन आएगा तुम्हारे सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर देना जरा। ये क्वेश्चन है, सिचुएशन समझ में आ गई इसमें क्या हो रहा है। क्वेश्चन में सिचुएशन क्लियर है ना, क्या हो रहा था। Point source of light is being moved closer to a thin concave lens from a large distance. किसके पास आ रही है रेज ऑफ लाइट, कॉनकेव लेंस के पास। कहां से आ रही है ये जो रेज आ रही है कॉनकेव लेंस के पास, ये कहां से आ रही है बेटा, लार्ज डिस्टेंस से आ रही है ना। अगर ये तो लार्ज डिस्टेंस से आ रही है, मतलब कैसी होंगी ये पैरेलल होंगी, ये पैरेलल रेज आई। अब पैरेलल रेज अगर कॉनकेव लेंस पर आती हैं तो रिफ्रैक्शन के बाद कैसी हो जाती हैं, ये इधर ऐसे चली जाती है, डाइवर्ज कर देता है, ये डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं इसको। तो ये डाइवर्ज हो जाती है ना। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट क्लोज टू द लेंस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। जैसे जैसे सोर्स पास में आएगा तो जो वेव फ्रंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ेगा या घटेगा, ये बताना है, ठीक है। बताओ जरा, रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका बढ़ रहा है या घट रहा है। मतलब ये रेज यहां से चली गई तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां पर होगा, इन रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना है इनका। तो ये रे बाहर निकल गई, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया ये, तो ये तो क्या बनना चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वेव फ्रंट का, वेव फ्रंट का क्या बनेगा, सेंटर। यानी वेव फ्रंट कैसा बनाना है इसका, ऐसा बनाना है ये। अब इसके बाद और वेव फ्रंट में आगे बढ़ाता जाऊं तो जो नया वेव फ्रंट बनेगा उसका रेडियस बड़ा होगा कि छोटा होगा, ये वेव फ्रंट बन रहे हैं। तो ये वेव फ्रंट जो बन रहे हैं
इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब कहां से कहां तक की डिस्टेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके यहां तक की डिस्टेंस, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, इसकी है रेडियस ऑफ कर्वेचर R2, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है R3। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? बोलो, इंक्रीज हो रही है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, नया क्वेश्चन ढूंढते हैं। चलो नया क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे अभी दिखाता हूं, इसका आंसर बताना। ये पढ़ने में आ रहा है क्वेश्चन? रीडेबल है कि नहीं है? रीड कर पा रहे हो इसको? ठीक है, तो बताओ जरा क्या होगा आंसर। प्लेन वेव फ्रंट्स आर इंसिडेंट ऑन ए स्फेरिकल मिरर एज शोन, द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट विल बी। इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही है? क्या आंसर हुआ इसका? इतनी देर लगा रहे हो आरुषि? आरुषि फिर गायब हो गई तुम। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? ये मैं तुम्हें आज ही बता चुका हूं। क्यों है, रीजन बताओ। पैरेलल रेज, ये जो वेव फ्रंट आ रहा है ये कौन सा वेव फ्रंट हुआ? ये पैरेलल वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट है। प्लेन वेव फ्रंट से रेज ऐसी आएंगी पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां जाएंगी? इधर, और फिर ये आगे बढ़ जाएंगी, तो ये सेंटर होगा। तो वेव फ्रंट कैसा बनेगा? इस तरह का वेव फ्रंट बनेगा। और इसके बाद फिर वेव फ्रंट यहां तक तो ऐसा रहेगा, और जब यहां पे बनाएंगे हम वेव फ्रंट को तो ऐसा बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब सेंटर इधर आ जाएगा। नहीं समझ में आई ये बात? ये कनकेव मिरर है, ये प्लेन वेव फ्रंट है, तो वेव ऐसी आई, यहां आने के बाद ये कन्वर्ज हो गई। ये कौन सी जगह है? फोकस है। तो जो वेव फ्रंट है उस वेव फ्रंट का सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन बनेगा? ये फोकस बनेगा, उसका सेंटर। तो वेव फ्रंट ऐसा होना चाहिए। एक चीज ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, ये फोकस क्या है? ये मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है, ये वेव फ्रंट का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। आए समझ में? और अगर मैंने इसको कंप्लीट कर दिया तो मैं ऐसे बनाऊंगा, ये सेंटर में रहेगा। तो यहां पर वेव फ्रंट का शेप ये है, और जब ये वेव फ्रंट आगे बढ़ जाएगा तो वेव फ्रंट का शेप ये वाला होगा, मतलब ऐसे वेव फ्रंट बनेंगे। फिर समझ में आ गई बात?
तो इसलिए इसका आंसर यही होगा, पहले वेव फ्रंट इधर आ रहा है, फिर इस वाले पॉइंट के बाद फिर वेव फ्रंट कैसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे। बात समझ में आ गई? अरे यार तुम समझ नहीं रही हो, इतना छोटा सा मैथमेटिक्स। वेव फ्रंट का सेंटर होता है जो लाइट रेज है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अभी दो तीन बार ये मैंने दो तीन बार क्या कई सारी बात बता दिया तुमको, कि जैसे ये रेज जा रही हैं इधर, ऐसे डाइवर्जिंग रेज हैं, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये क्या बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। किसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, वेव फ्रंट का। तो अब मुझे वेव फ्रंट ऐसे बनाने पड़ेंगे जिससे कि सेंटर इधर आए। आए समझ में? तो कनकेव मिरर के केस में ये मैंने मिरर बनाया, ये प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, तो प्लेन वेव फ्रंट से आने वाली रेज कैसी होती है, पैरेलल होती हैं। तो ये पैरेलल रेज आई, इन पैरेलल रेज को रिफ्लेक्ट किया इसने, तो जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन होता है, फोकस है ये किसका फोकस है, ये मिरर का। किसका फोकस है, अरे जल्दी बोलो ना, किसका फोकस है, मिरर का फोकस है ये। लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वेव फ्रंट का क्या होता है, सेंटर होता है। तो वेव फ्रंट का सेंटर ऑफ, अरे भाई ये स्फीयर बनाने तो स्फीयर का कोई ना कोई सेंटर तो चाहिए। ये जो स्फीयर बनाए इन सभी स्फीयर का क्या है, ये सेंटर है। तो इस सेंटर के राइट साइड वाले वेव फ्रंट इस तरह के हैं, लेफ्ट साइड वाले वेव फ्रंट ये ऐसे हैं। समझ में आया? तो ये डायग्राम बनेगा इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये तो तुम्हारे काम का नहीं है, थोड़ा एडवांस लेवल वाली चीज है, ये हम नहीं करेंगे। ये भी तुम्हारे लिए नहीं है, ये भी नहीं। हाँ इसका आंसर बताओ तुम लोग, ये पढ़ने में आ रहा है? नहीं आ रहा हो तो मुझे बताना, तो मैं चेंज कर दूंगा। पढ़ने में नहीं आ रहा है क्या ये? अगर क्लियर नहीं है तो मैं अभी बहुत क्लियर कर देता हूं इसको, ये लो। इसका गलत आंसर देने की हिम्मत मत करना, आज ही पढ़ाया है मैंने तुम्हें ये। और इतनी देर भी मत लगाओ। सी। अलीशा तुम बताओ। हाँ ये तो हमने आज ही प्रूव करके दिखाया है ना, स्नेल्स लॉ प्रूव किया हमने किससे, हाइगेंस प्रिंसिपल से। तो इसका जो आंसर है ये सी होगा, साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 4 इक्वल टू म्यू के बराबर। चलो ये इसका आंसर बताओ।
क्लियर? बी? B. अच्छा, अलीशा तुम बताओ। यस, इसका आंसर बी है, करेक्ट। अलीशा तुमको समझ में आया कैसे करना है ये? क्वेश्चन तो खुद ही समझना पड़ता है बेटा। इसमें ये क्या आ रहा है? ये क्या चीज है? ये वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है। और ये जो आ रही है ये क्या है? ये वेव है, ये वेव है, ये वेव है। अब ये वेव फ्रंट पहुंच गया इधर, ठीक है? मतलब पूरा वेव फ्रंट ना लेके वेव फ्रंट का ये वाला पॉइंट इधर है, ये वाला पॉइंट इधर है। अब ये पॉइंट एच से जी आया, उतने ही टाइम में ये वाला पॉइंट यहां पर आ गया। तो इसने जो डिस्टेंस कवर की है लैम्डा वन, वो लैम्डा वन किसके बराबर होगी? एयर में जो वेलोसिटी है सी मान लेते हैं, और टाइम कितना लगा? टी। इसने जो डिस्टेंस कवर की एच जी, एच जी डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी? इसमें वेलोसिटी कितनी है मान लेते हैं वी टू, और टाइम लगा टी, तो ये होगा वी टू टी के बराबर, ठीक है? तो एच जी अपॉन लैम्डा वन इक्वल टू, एच जी कितना है? वी टू इंटू टी, और ये कितना है? सी इंटू टी। तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा। एच जी इक्वल टू कितना आया? वी टू बाई सी इंटू लैम्डा वन। और वी टू बाई सी क्या होगा? इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वो कितना है? नहीं, उल्टा हो गया ये, लैम्डा वन अपॉन सी बाई वी टू। सी बाई वी टू होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर, वो है 3/2। तो ये बन जाएगा 2 लैम्डा 1/3 के बराबर। तो आंसर आ जाएगा इसका बी, 2 लैम्डा 1/3। समझ आ गया ये? तो एक ये क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूं। इसका ना तुम एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये खैर क्वेश्चन आईआईटी का क्वेश्चन है, चलो घर पे ट्राई करना, मैं अभी नहीं बता रहा हूं इसका आंसर, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? Yes, sir. ठीक है, अब हम आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। और आज इस क्वेश्चन के साथ खत्म करते हैं हम इसको। एक प्रिज्म है, ये प्रिज्म हमने बनाई है। इस प्रिज्म पर एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है, एक प्लेन वेव फ्रंट इस तरह से इस पर इंसिडेंट होगा, ठीक है? तो हमको बताना है कि जो यहां पे प्रिज्म से जो बाहर वेव फ्रंट आएगा उसका शेप क्या होगा, किस शेप का वेव फ्रंट होगा। तो ये तो हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए उनके कंपैरिजन में बहुत ही आसान सा सवाल है। करो जरा इसको, कितना क्या होगा। प्लेन वेव फ्रंट को कई बार ऐसा प्लेन भी बना देते हैं, नहीं तो कई बार ऐसा भी बना देते हैं कि ये वेव फ्रंट है, ये प्लेन वेव फ्रंट है। तो जो फाइनली यहां से वेव फ्रंट निकलेगा वो कैसा होगा? वो प्लेन होगा, कन्वेक्स होगा, कनकेव होगा, किस शेप का होगा? वो स्फेरिकल होगा, वो बताना है। वापस प्लेन वेव फ्रंट ही आ रहा है।
और हाँ तो बहुत आसान है, ये प्लेन वेव है, यहाँ से सॉरी पैरेलल वेव जाएंगी यहाँ से प्लेन वेव फ्रंट से। तो प्रिज्म क्या करती है, उनको बेंड करेगी, डेविएशन प्रोड्यूस करेगी। तो दोनों वेव का जो डेविएशन होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। जितना इसमें डेविएशन हुआ होगा उतना ही इसमें डेविएशन हुआ होगा। तो ये सारी वेव कैसे निकलेंगी बाहर, प्लेन निकलेंगी। लेकिन ये जो वेव फ्रंट बनेगा ना, प्लेन वेव फ्रंट, ये ऐसा होगा। ठीक है, यहां से इधर आया था और यहां से ये घूम गया। कितने एंगल से घूम गया होगा वेव फ्रंट, जितने एंगल से इसका डेविएशन हुआ है। जैसे ये ओरिजिनल डायरेक्शन में इसकी ये बना लूं और ये एंगल ऑफ डेविएशन है डेल्टा। तो अगर रे इधर से ऐसे घूम गई तो वेव फ्रंट को भी तो उतना ही एंगल से घूमना पड़ेगा, तभी तो वेव के परपेंडिकुलर रहेगा। नई बात समझ में आई। जैसे ये वेव फ्रंट था और ये वेव थी, तो यहां पे आने के बाद वेव जब ऐसे टर्न हो गई है वेव, तो वेव फ्रंट को भी तो ऐसे ही घूमना पड़ेगा, तभी तो ये परपेंडिकुलर रहेगा इसके। ऐसे वेव फ्रंट भी हो जाएगा। तो वेव फ्रंट कितने एंगल से रोटेट हुआ होगा, जितने एंगल से वेव का डेविएशन हुआ है। बात समझ में आई कि नहीं अलीशा? अच्छा, तो फिर मुझे एक चीज और बता दो जरा, एक डायग्राम बनाना है लेंस का। ये कॉन्वेक्स लेंस है और जो वेव फ्रंट है वो प्लेन वेव फ्रंट है। तो वहां पर जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा, बना के दिखाओ जरा। ये है प्लेन वेव फ्रंट। तो यहां जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा वेव फ्रंट बनेगा? अलीशा बताओ कैसा कैसा? यहां पर वेव फ्रंट बनाना है मुझे। उस वेव फ्रंट का सेंटर कहां पर होगा, राइट में कहां पर? मान लो ये वेव फ्रंट का सेंटर है, तो ये कौन सी जगह है? ये लेंस का क्या है? हाँ, ये लेंस का फोकस है बेटा, ये लेंस का फोकस है। तो ये पैरेलल रेज आई और यहां मिल गई आके। तो वेव फ्रंट कैसा बनाऊं मैं यहां पर, मतलब ऐसा वाला ये है नंबर 1, ये ऐसा वाला ये नंबर 2। कौन सा वेव फ्रंट बनाऊं, 1 या 2? फर्स्ट वाला, राइट। तो ये वेव फ्रंट ऐसा बनेगा क्योंकि ये वेव्स जा रही होंगी इसकी परपेंडिकुलर। चलो, मतलब तुम सीख गई हो ये। एक और कर दो फाइनल, फिर क्लास खत्म करते हैं। मान लो कि ये रखा हुआ है कॉन्वेक्स लेंस और ऑब्जेक्ट को रखा है हमने इसके फोकस पर। तो इधर और इधर दोनों वेव फ्रंट कैसे बनेंगे ये बताओ जरा। ऑब्जेक्ट कह लो या सोर्स ऑफ लाइट कह लो यहां पर, तो यहां का वेव फ्रंट और राइट साइड का वेव फ्रंट कैसा होगा बताओ। कान पकड़ के खींच देंगे हम तुम्हारे आरुषि, दिल्ली आके। ये वेव कैसे जाएंगी यहां पर, वेव कैसी जाएंगी, यहां से पैरेलल जाएगी ना। तो क्या बनेगा, प्लेन वेव फ्रंट बनेगा ना, उसका सेंटर इधर होगा उधर। क्या बातें कर रहे हैं। ये प्लेन वेव फ्रंट होंगे और यहां वाले कैसे होंगे, यहां वाला वेव फ्रंट कैसा होगा, मतलब स्फेरिकल होगा। तो उस स्फेयर का सेंटर कहां पर होगा, सेंटर फोकस पे होगा ना। ये ऐसा वेव फ्रंट बनेगा। ये आए समझ में?
इसका मतलब ये नहीं है कि हर वेव फ्रंट का सेंटर फोकस पे होता है। हर वेव फ्रंट का सेंटर कहां पर होता है? जहां पर रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो, डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग या पैरेलल जो भी हो वहां पर। तो जैसे ही तुम, अच्छा तुम इससे आंसर दे रही थी, ये रेस कैसी है? पैरेलल है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पे बनाएंगे? इन्फिनिटी पे। तो वो प्लेन का सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इन्फिनिटी पर ही होगा ना। आखिरी सवाल, अब तुमने इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं किया पूरी तरह से सही सही, इसलिए दूसरा सवाल दे रहा हूं मैं। अब ये है एक कॉनकेव लेंस, इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहां पर हमने पॉइंट ए पर एक सोर्स रखा है लाइट का, लाइट सोर्स है, और ये जो डिस्टेंस है ये 10 सेंटीमीटर ही है। ये सोर्स है लाइट का यहां पर। तो अब बताओ वेव फ्रंट कैसे बनेंगे? वेव फ्रंट कहां कैसे बनेंगे, और उन वेव फ्रंट का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पर आएगा, ये बताओ जरा, है ना, बनाओ जरा। लेफ्ट साइड में जो वेव फ्रंट बनेगा उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस बतानी है, राइट साइड वाले वेव फ्रंट का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पर होगा ये बताना है। लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ वेव फ्रंट के सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोजीशन क्या क्या है? वेव फ्रंट का सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके मिरर के सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं पूछ रहे हैं हम, सॉरी लेंस के सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं पूछ रहे हैं, वेव फ्रंट का सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा मैं बताना भूल ना जाऊं, कल सुबह क्लास होगी तुम लोगों की 9 बजे से, ठीक है। नवनीत सर की, उनको कहना कि कल क्लास वो किसी और टाइम पर ले लें। कल जो है 9 बजे क्लास करेंगे, ठीक है, तुम इसमें आना। और आज वेव फ्रंट जरूर रिवाइज करना रात में बेटा। आरुषि ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, अगर इसमें गलती की तो इमीडिएटली तुम्हारी फीस डबल कर दी जाएगी। हम्म। नहीं, तुमको केवल वेव फ्रंट जो बनेंगे उनका सेंटर कहां पर आएगा ये बताना है। लेफ्ट साइड वाले वेव फ्रंट का सेंटर, राइट साइड वाले वेव फ्रंट का सेंटर।
डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर की लेंस से कितनी डिस्टेंस पर है? लेफ्ट साइड में और राइट में? देखो इंसिडेंट रे कैसे जाएंगी, ये इंसिडेंट रे होगी, तो इससे तो क्या बनेगा, वेव फ्रंट बनेगा इंसिडेंट वेव्स का। तो वो इंसिडेंट वेव का वेव फ्रंट कैसा बनेगा, ये उसका सेंटर तो ये होगा, तो ये इंसिडेंट वेव का, तो इंसिडेंट वेव का वेव फ्रंट तो कितना है, 10 सेंटीमीटर पर है लेफ्ट साइड में। अब हमको चेक करना है राइट साइड में, तो उसके लिए पता होना चाहिए कि इसकी इमेज कहां बनेगी। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो फोकल लेंथ है इसका 10 सेंटीमीटर, तो -10 इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, -10 है। तो सॉल्व करने पर v इक्वल टू कितना आया, -5 या +5, -5। यानी कि ये जो रे ऑफ लाइट है, ये थोड़ा मैंने ज्यादा ब्रॉड बना दिया, मैं इनको थोड़ा पास पास बनाऊं। ये रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही हैं, ये इंसिडेंट है, इसके बाद ये आगे जाएंगी इस तरह से, तो ये डाइवर्ज हो गई। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ मिलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा यहां पर, और ये बनी इमेज, और ये डिस्टेंस होगी 5 सेंटीमीटर, और ये रेज इधर निकल गई। तो राइट साइड वाला जो हमने वेव फ्रंट बनाया, वो वेव फ्रंट का सेंटर ये आएगा, और वो कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा। ये वेव फ्रंट है और उसका सेंटर है ये। तो राइट साइड वाला जो वेव फ्रंट है उसका सेंटर है 5 सेंटीमीटर पर, और लेफ्ट साइड वाला जो वेव फ्रंट है उसका सेंटर तो ऑब्जेक्ट खुद ही होगी, जिस सोर्स से लाइट निकल रही है वो खुद ही सेंटर हो गया, यानी 10 सेंटीमीटर पर है। इंसिडेंट वेव फ्रंट है 10 सेंटीमीटर पर लेफ्ट साइड में, और राइट साइड वाले वेव फ्रंट का सेंटर है यहां पर 5 सेंटीमीटर पर। तो अब ये वेव फ्रंट कहां पर कैसे बनना है, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, पैरेलल, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग। ये हाँ सीबीएसई में आते हैं, तुमको स्कूल में ये पढ़ाए थे कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग के निकालना। और प्रिज्म वाला क्वेश्चन जो था ये भी मैं देख रहा हूं एग्जाम आइडिया में है, तो एग्जाम हाँ सीबीएसई में आए हुए हैं, तो अब मैंने तुमको करा तो थोड़े और ऊपर लेवल के भी दिए हैं, तो अब गलत करके मत आना स्कूल में। ठीक है, तो चलो फिर हम आज की क्लास को यहीं से कंप्लीट करते हैं। आज मल्टीपल चीज़ें यूज़ कर ली हमने तुम्हारी क्लास में, स्मार्ट बोर्ड भी यूज़ कर लिया और दूसरा वाला कैमरा भी यूज़ कर लिया। ठीक, इसकी रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा तो कल सुबह, हाँ सुबह 9 AM, ठीक है। ओके, बाय। Thank you, sir. बाय।